सुनील सर, ट्रंप जो चौधराहट जो कर रहे हैं, लेकिन संदेश साफ है कि वो म्यान में जो तलवारें लौट आई हैं, जो रुख है, इजराइल भी अपना दावा कर रहा है, ईरान अपना दावा कर ही रहा है, तो ये बहुत देर तक दूर तक लगता है कि रहेंगी, क्योंकि वो तो कह रहा है कि हमें तो न्यूक्लियर पावर बनना है, जिस तरीके से वो उसका रुख और रवैया है, और उसी पे प्रहार किया था यूएस ने। तो जो पूरा स्थितियां हैं, जिस तरीके की बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्या देख या क्या पा रहे हैं कि दुनिया को कब तक ये विराम है, संघर्ष जो थमा है या जो हुआ है, जो फिर ट्रंप साहब ने करा है, तो बहुत राहत बहुत देर तक चलेगी, मिलेगी? क्या संभावना है एज ए विश्लेषक आपकी, सुनील सर? धन्यवाद संजीव जी। ये संघर्ष क्यों अस्थायी होगा? अगर आप एक ही विषय पर आपका रवैया अलग अलग होगा तो कोई देश आपकी बात को स्वीकार क्यों करेंगे? अगर आप कहते हैं कि परमाणु शस्त्र नहीं होने चाहिए तो किसी के पास नहीं होने चाहिए, इजराइल के पास होने चाहिए और ईरान के पास नहीं होने चाहिए, तो ईरान क्यों स्वीकार करेगा? अगर वो ताकतवर देश है तो वो लड़ेगा। आपको तो, अगर आप समान रूप से एक विषय पर समान तरीके से अगर आप स्टैंड नहीं लेते, न्यायप्रिय तरीके से अगर अपनी बात नहीं कहते कि, तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? अगर वो आपसे एकदम कमजोर नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी कहे, क्या लेना लादना है, करते रहिए, आप स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर दो ऐसे देश हैं जो उस खाड़ी के क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के या सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए आसपास के देशों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका यह बात नहीं कहता कि परमाणु शक्ति संपन्न इजराइल है कि नहीं है, तो इजराइल, ये तो अमेरिका बात नहीं करता। आज तक उसने एनपीए में हस्ताक्षर भी नहीं किए। आज तक उसके परमाणु गतिविधियों का किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन ने उसकी देखरेख भी नहीं की, झांकने तक नहीं गया। और आप ईरान पे चढ़े रहिए कि नहीं नहीं नहीं, हम आपको नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे, तो क्यों कोई मानेगा? और कोई ईरान इन पश्चिमी देशों, खासतौर से अमेरिका के बहिष्कार का शिकार कोई आज थोड़े है, पिछले कई दशक से। मतलब आप 1979-80 से कर लीजिए, जब से वहां पे इस्लामिक क्रांति हुई, तब से है। क्या स्थिति बिगड़ गई उसकी? तब भी जूझ रहा है ना। निश्चित रूप से अगर आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं तो उसका असर पड़ता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन तबाह हो गया, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया उसने, वो तो स्थिति नहीं है। क्योंकि आप प्रतिबंध लगाएंगे तो दुनिया के और बड़े देश हैं जो उस प्रतिबंध को नहीं मानते। अगर यूएस ईरान के परमाणु गतिविधियों को नहीं संचालित करने देना चाहता, उधर रूस के वैज्ञानिक वहां काम करते हैं, और 2-4 नहीं काम करते हैं, सैकड़ों में काम करते हैं, लगातार बने हुए हैं वहां वो। और अमेरिका ने ही ईरान में उसके परमाणु गतिविधियों को संचालित करने के लिए तकनीकी सहयोग दिया था। 1953 में जब ये वहां की सरकार के लोगों ने गिरा दिया, मोहम्मद मोसादेह की सरकार को, चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिराया। तो आप लोकतंत्र की बात करेंगे तो चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे, क्योंकि आपके अनुकूल सरकार नहीं है। परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करेंगे तो आपका रवैया दोहरा होगा। कुछ देशों के बारे में आप बात नहीं करेंगे, कुछ देशों के ऊपर आप अलग अलग तरह की टिप्पणियां करेंगे। तो क्यों एक ऐसा देश जो आपकी इन बातों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है, वो क्यों मानेगा? अगर परमाणु शस्त्र नहीं होने चाहिए तो किसी के पास नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आप दुनिया में शांति चाहते हैं, दुनिया को किसी भयावह स्थिति से बचाना चाहते हैं, तो सभी परमाणु हथियार समाप्त किए जाए। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार तो अमेरिका के पास है, वो खत्म करें। 5000 से ज्यादा परमाणु बम उनके पास है, किस बात के लिए है? तो अब, और दूसरी चीज, आप खुद कहते हैं कि शक्ति से ही शांति आती है, तो केवल आपके ऊपर लागू होता है, ईरान पर लागू नहीं होता। उसको भी तो इस सिद्धांत पढ़ने में समझ बात आती है कि अगर हम ताकतवर होंगे तो हम इस इलाके में शांति रहेगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अमेरिका का जो रवैया है पूरे के पूरे मामले में, ईरान और इजराइल के मामले में, वह एकदम पक्षपातपूर्ण है। वह इजराइल के साथ खड़ा है और इसमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, साफ दिख रहा है। जो भी, अगर आज इजराइल की जो भी ताकत है वो अमेरिका की ताकत है। उसका आर्थिक निवेश है, तकनीकी सहयोग है, संसाधनों का निवेश है, बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग है, हर तरह की चीजें हैं।
और इजराइल के पीछे पूरी तरह से अमेरिका खड़ा है। और अगर आप इस तरह से खड़े के दोनों पक्षों में बातचीत कराएंगे, शांत कराएंगे, तो आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इजराइल के साथ खड़े भी रहेंगे, ईरान आपकी बात ही मान लेगा और आपको चौधरी मान लेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप ईरान ने इस युद्ध में जो अपनी ताकत दिखाई है, इसकी उम्मीद इजराइल को भी नहीं रही होगी, अमेरिका को भी नहीं रही होगी। इनको लग रहा होगा कि पिछले वर्षों से जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान पर, वो उससे पूरी तरह से तहस नहस हो गया। पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी जगत उसको एक कट्टरपंथी देश, एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, साइंस टेक्नोलॉजी से दूर रहने वाला समाज, मतलब क्या क्या तरीके से निरूपित करता रहा। इस युद्ध में उसने बता दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसने कितनी महारत हासिल की है। हमने और आपने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें एकदम हिजाब से ढकी हुई लड़कियां, महिलाएं काम करती हुई दिखाई पड़ी इसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और उसको भी पता है इजराइल को लेकर के ईरान का रवैया हमेशा साफ रहा, इसमें किसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को कभी नहीं माना। खमनेई साहब ने कि पहले जो अयतुल्लाह खोमैनी थे, उन्होंने कहा था कि इजराइल अरब देशों के लिए एक घातक ट्यूमर की तरह से जी, इसको समाप्त होना चाहिए। अपने स्टैंड में उन्होंने कभी कोई परिवर्तन नहीं किया। आज भी किसी तरह का कूटनीतिक संबंध रखने के लिए वो तैयार नहीं है। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान मजबूत होगा तो पूरे मध्य पूर्व में, पश्चिमी जगत में उसकी ताकत कम रहेगी या उसके सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। वो जो फलस्तीन का मसला लटकाए पड़ा हुआ, उसको रोज पश्चिमी किनारे पर चाहे गाजा में उसका हस्तक्षेप बढ़ता रहता है, विस्तार बढ़ता रहता है, उसको वापस होना पड़ेगा अगर ईरान की ताकत बढ़ती चली गई तो। दोनों के अपने अपने कारण है। ये जरूर है कि इस युद्ध में, और लेकिन मेरा भी मानना है कि ईरान की भी ताकत अमेरिका से लड़ने की नहीं है। नहीं, ये जो कतर पे जो उनका बम है, वो कोई से बम गिराता है क्या? आपको मैं आपको बम गिराऊंगा, आप जिसको बचाना हो जो बचा लीजिए, तो नहीं यहाँ बम गिरा लीजिएगा। तो भी एक तरह की नूरा कुश्ती, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को संबोधित करने की कोशिश है। ईरान ने भी अपने लोगों को, अपने कंस्टिट्यूएंसी को, अपने नागरिकों को संबोधित किया कतर पे जो अमेरिका का बेस है उस पर हमला करके, और अमेरिका ने भी वो काम किया। मतलब अगर आप फोर्दो में इन्होंने बम गिराया और फोर्दो में कुछ आधारभूत चीजों का नुकसान हुआ, और अगर आप उनके परमाणु रिएक्टर्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके एटॉमिक इनरिचमेंट प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके पास 4 बड़े परमाणु संस्थान है। चौथे पर तो आप झांकने भी नहीं गए, जहां पर रूसी वैज्ञानिक काम करते हैं। 3 पे जहां पर बम गिरा, ये दुनिया में सबको पता है कि जो फोर्दो का परमाणु संयंत्र है वो पहाड़ी के नीचे है, 80 फीट गहराई के नीचे है। तो आपने जो बम भी गिराया तो उससे पता चला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, सभी स्वीकार कर रहे हैं। जी जी जी। सुनील सर, इसमें जो चीजें आपका अपना आकलन, उसके साथ में ये भी जोड़ूं कि वहां जो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में खासकर जो तेज प्रताप सिंह यादव हैं, वो वाला बड़ा एक दिक्कत का मसला। और अब इसमें एंट्री थोड़ी सी देखी हमने, वो वीडियो बहुत वायरल है जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के सुप्रीमो आपस में जो बातें हो रही हैं, तो ये सब चीजें क्या चीजें, कैसे इसको देखा जाए, लिया जाए, इस पे एक साथ में जोड़ते हुए बाकी आपकी टिप्पणी। बिहार में राजनीतिक स्थिति एकदम साफ है। बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने है, और वहां पे जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व है वो आरजेडी के पास है। आरजेडी का मतदाता वही है, आरजेडी का समर्थक वही है, सामाजिक न्याय का समर्थक वही है जहां लालू प्रसाद यादव। उस विरासत को कोई छीन नहीं सकता उनसे। नहीं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें ऐसे भी कि ये खुद लालू प्रसाद परिवार का होगा कि बीजेपी के हाथों में ना खेले, उसका कोई मतलब नहीं। आप याद कीजिए ना, एक दौर याद कीजिए आप कि लालू प्रसाद जी के साले बड़े सक्रिय थे एक दौर में, साधु प्रसाद। आज पता है आपको कहाँ है वो? नहीं। सवाल है कि लोग किसके साथ है, जो समर्थक है वो किसके साथ है, नेता किसको मान रहा है।
तेज प्रताप इस पूरे के पूरे बने वो आरजेडी के समर्थन को में कोई शेयर ले लेंगे, ये दूर दूर तक संभव नहीं है। क्योंकि यह जो समर्थक वर्ग, कोई तेज प्रताप अपना समर्थक वर्ग थोड़ा तैयार किया, कि उन्होंने अलग राजनीति थोड़ी की, वो अभी आरजेडी के संगठन पर, आरजेडी के समर्थकों के बल पर ही आगे चलने का प्रयास कर रहा है। और आरजेडी का समर्थक वहां ही है जहां लालू जी है। लालू जी कहां पे है? तेजस्वी के साथ है। तो जो लालू प्रसाद की लिगेसी है वो तेजस्वी के साथ है। और इंडिया दल गठबंधन में कोई मुझे विवाद नजर नहीं आता, और साफ साफ वहां लड़ाई, वहां सामाजिक न्याय की लड़ाई है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है। एनडीए, अब एनडीए के साथ जो नीतीश कुमार जी का सवाल था एक गवर्नेंस का, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और एक जो सामाजिक न्याय के प्रति या पिछड़ों दलितों को आगे बढ़ाने के नेता के रूप में जो नीतीश कुमार जी देखे जाते थे, उससे बड़ी गिरावट आई है। वही माना जाता था कि एनडीए में मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी नीतीश कुमार ने कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एजेंडे को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज स्थिति एकदम उलट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो अपना एजेंडा लागू करना चाहती है वो लागू कर ले रही है। भारतीय जनता पार्टी का जहां विरोध होना चाहिए वो कोई विरोध नहीं है। नीतीश कुमार जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है, उनकी पहचान बनती चली जा रही है, जो असर्टिव नहीं रह गया है, जो अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं है, वो पूरी तरह से डिक्टेट होने की स्थिति में है। तो और जो लोकप्रियता है उसमें भी उनकी गिरावट है। आज एक नेता के रूप में, आज एक मुख्यमंत्री के रूप में जो सर्वे हो रहा, हालांकि सर्वे पर मैं बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन केवल उल्लेख के लिए जो अगर उसके भी कोई बात की जा रही हो तो निश्चित रूप में उसमें लोकप्रियता तेजस्वी की ज्यादा है। तो इंडिया दल समूह में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल, वामपंथी दलों की भी अपनी राजनीति है, वो उससे एकदम डिगने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने तो अपने एजेंडे को साफ रखा और उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका वो है सामाजिक न्याय की राजनीति, सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति। तो एक जो इस आधार पर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो इस और बिहार में कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति चली नहीं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं बन पाई। उसको हमेशा किसी न किसी सहयोगी की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी यह चाह जरूर रही है कि उसका अपना मुख्यमंत्री अगर चुनाव जीते तो वो नीतीश कुमार जी के भरोसे नहीं रहना चाहते। नहीं, जी जी जी। ये नीतीश कुमार जी के समर्थकों को ही पता है। अब ये बड़ा सवाल है कि वहां पे जो तरह तरह की बातें की जा रही है, बड़ा बिटवारा है, बहुत मतभेद है और एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है, कांग्रेस ज्यादा सीट मांग रही है तो वामपंथी सीट ज्यादा मांग रहा है, यह केवल बीजेपी का नैरेटिव है। अगर आप सोचिए कि आप अगर कांग्रेस और वामपंथी दलों की बात की जा रही है तो क्या वहां एनडीए में पासवान जी की पार्टी ज्यादा सीट नहीं मांग रही है? चिराग पासवान कर रहे हैं कि नहीं, जितनी सीट आप हमको देंगे हम लड़ लेंगे। मांझी जी कह रहे हैं कि नहीं आप हम उसको सीट देंगे चाहे नहीं देंगे हम लड़ लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नहीं, जो आप अगर हमको नहीं भी देंगे तभी हम चल लड़ लेंगे। वो भी तो दावेदार हैं और उनकी दावेदारी कम थोड़े हो गई है। राइट। तो ये एक बीजेपी का नैरेटिव है, बीजेपी का एक प्रचार है। लेकिन ये जरूर है कि लड़ाई वहां आमने सामने की है, इंडिया और एनडीए की। और एनडीए के साथ उसके ध्रुवीकरण के साथ साथ एक जो बड़ी मजबूत राजनीतिक ताकत रही है नीतीश कुमार जी की, उसमें गिरावट आई है। राइट।